हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं देखिए, बिहार पुलिस की भर्ती 2025 का मतलब खान सर का संभावित क्वेश्चन करवा रहे थे। जो 20 क्वेश्चन हम करवा दिए थे पिछले वीडियो में। तो अब आगे करते हैं, 20 से आगे करते हैं। देखिए, ये संभावित प्रश्न है बिहार पुलिस के लिए। खान सर को जानते हैं 100% ही गारंटी होता है उनके क्वेश्चन आने का एग्ज़ाम में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, ये क्वेश्चन को रिवाइज ज़रूर करिएगा और इसी से रिलेटेड मतलब क्वेश्चन आएगा आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 20 तक हम पिछले वीडियो में कर दिए थे। अब 21 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए 21 में क्या करा है। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोनों का आवर्तकाल क्या होगा, अधिक हो जाएगा, लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, कम हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा। आप लोग बताइए। देखिए, वीडियो जब कभी भी देखिए आप कमेंट जरूर करिए। मान लीजिए ये 21 नंबर का है तो कमेंट में 21 नंबर का मान लीजिए इसका क्वेश्चन मतलब आंसर मान लीजिए सी है तो यहाँ पे सी कर दीजिए, 21 का सी। इस प्रकार से आपको पता चलेगा कितना क्वेश्चन आप सही मारे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कमेंट जरूर करिएगा। देखिए, आप क्वेश्चन देख लीजिए। एक लड़की झूले पर बैठी है, स्थिति में झूला झूल रही है, तो खड़े हो जाने पर दोनों की आवर्तकाल क्या मतलब घट जाएगा, अधिक हो जाएगा, या लड़की की ऊंचाई पर निर्भर करेगा, या परिवर्तित रहेगा। तो देखें, जब भी लड़की खड़ी हो जाएगी तब उसके शरीर का गुरुत्वाकर्षण केंद्र की ओर चला जाता है, जिससे झूले की लंबाई प्रभावित रूप से घट जाती है। ठीक है, चूंकि आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। देखिए, मान लीजिए लड़की खड़ा हो जाएगी तो आवर्तकाल लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। तो लंबाई घटने पर आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कम हो जाएगा। ठीक है, लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल कम जाता है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण थोड़ा ऊपर दिखाई देता है। ठीक है, पानी से भरे हुए किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का किस कारण से थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है। तो प्रतीत होता है तो ये सब प्रकाश अपवर्तन के कारण ही होता है। ठीक है, प्रतीत होता है जितना भी मान लीजिए कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी दिशा बदल जाती है, इसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए जब एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, दिशा इधर हो जाएगी, इधर हो जाएगी, दिशा बदल जाती है। ठीक है, तो इसे हम अपवर्तन कहते हैं। इसी कारण पानी में पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। अपवर्तन वह प्रक्रिया है जिससे प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अपनी दिशा बदलता है। ठीक है, तो आपको प्रतीत जैसा मतलब कि क्वेश्चन आएगा, कुछ भी प्रतीत होता है, लास्ट में प्रतीत होता है, तो आपको अपवर्तन ही मारना है। 100% सही होगा क्वेश्चन। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रॉब्लम है, कट जाता है। देखें, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ के विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थों के विद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। आप लोग बताइए। वैद्युत प्रतिरोध बढ़ता है जबकि वैद्युत चालकता घटता है। वैद्युत प्रतिरोध घटता है जबकि वैद्युत चालकता बढ़ती है। वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों घटती है, या वैद्युत प्रतिरोध एवं वैद्युत चालकता दोनों बढ़ते हैं। तो आप लोग बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए, ताप बढ़ने पर धातुओं में कणों की गति बढ़ जाती है, जिससे इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव में बाधा आती है। इससे विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घट जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विद्युत प्रतिरोध बढ़ता है और चालकता घट जाती है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको। संभावित प्रश्न है कि आपको क्वेश्चन मतलब ये एग्जाम में मिलने वाला है ही मिलने वाला है। देखिए, खान सर का ये प्रैक्टिस सेट है, 100% गारंटी है कि आपको मिलेगा ही, ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा। देखिए 24 नंबर पर चलते हैं। 24 नंबर क्या कह रहा है, यदि कोई एथलीट सम अष्टाभुजाकार पथ पर एक चक्कर लगाता है तो उसे कितनी बार अपनी दिशा बदलनी पड़ती है। तो देखिए, सम अष्टाभुजाकार बोल रहा है, तो अष्ट को देखिए, एक हो गया इधर से, 2, ये 3, ये 4, ये हो गया मान लीजिए 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7। ठीक है, इस प्रकार से। तो एक दिशा तो ये भी यहाँ से स्टार्ट करेगा, तो एक दिशा ए भी चल रहा है, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया,
एक 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, एक 8 हो गया। ठीक है, इस प्रकार से 8 ही होगा, इसका आंसर 8 आएगा। ठीक है, क्योंकि सम अष्टभुजांक पथ का अर्थ है ऐसा पथ जिसकी 8 भुजाएं और 8 कोण होते हैं। ठीक है, तो अगर 8 पूछ रहा है तो 8 भुजाएं 8 ही कोण होगा। ठीक है, तो और सभी कोण और भुजाएं आपस में बराबर ही होती है। जब कोई एथलीट इस अष्टभुजाकार पर पथ पर पूरा चक्कर लगाता है तो उसे हर कोने पर मुड़ना पड़ता है। ठीक है, ताकि वह अगली भुजा की दिशा आगे में बढ़ सके। चूँकि सम अष्टभुज में 8 कोण होते हैं, इसलिए एथलीट की हर कोने पर दिशा बदलनी होगी, इसलिए इसका सही आंसर 8 हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है, पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली से क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा 25 नंबर। देखिए पीएम स्वनिधि योजना यानी कि पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत डिजिटल लेन देन के बढ़ावा देने के लिए किस प्रणाली के क्रेडिट कार्ड को जोड़ा जाएगा, मतलब कि पीएम क्या बोलता है इसको, स्वनिधि योजना या प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, ये सभी एक मतलब कि एक दिन ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि भारत सरकार द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 2020 में शुरू की गई एक सूक्ष्म ऋण योजना है। इस योजना में अंतर्गत विक्रेताओं को 10,000 तक ऋण बिना किसी गारंटी के प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य यह भी है कि पथ विक्रेताओं को डिजिटल लेन देन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि वे आधुनिक वित्तीय प्रणाली से जुड़ सकें। इसीलिए उद्देश्य है सरकार डिजिटल भुगतान के लिए उन्हें यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको बोला जाता है, मतलब यूपीआई को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब कि इसका फुल फॉर्म हो गया से जोड़ा निर्णय लिया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूपीआई, इसका आंसर बी हो जाएगा यूपीआई। ठीक है, पीएम स्वनिधि योजना को क्रेडिट कार्ड से जोड़ने के लिए यूपीआई से ये जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 26, क्या बोल रहा है, देखिए 26 क्वेश्चन में हाल ही में किस शहर में 23 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया? तो बताइए आप लोग सबसे प्रदूषित शहर किस घोषित किया गया 2025 में, ये करेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए एक वियतनाम का राजधानी हनोई है जो 3 जनवरी 2025 को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ठीक है, वियतनाम का राजधानी हनोई, देखिए हनोई ये दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया। इस दिन वहाँ पर PM 2.5 सूक्ष्म कण प्रदूषण का स्तर 266 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो वैश्विक स्तर पर अत्यधिक हानिकारक मापदंड माना जाता है। इस स्थिति की वजह से शहर में गहरी धुंध छा गई थी और सरकार को इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपनाने जैसे उपायों पर बल देना पड़ा था। तो इसका आंसर ये हो जाएगा हनोई। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 27 पे चलते हैं। देखिए इस दोनों प्रकार के मतलब ये इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार का क्वेश्चन है इसमें, जो कंफर्टेबल में आता है, जैसे कि इंग्लिश में जो स्टूडेंट कंफर्टेबल है इंग्लिश में भी कर सकते हैं और जो हिंदी में हैं वो हिंदी में कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? ठीक है, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किस टाइगर रिजर्व को भारत के 56वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो आपको बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाल ही में गुरु घासीदास तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, घासीदास तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, घासीदास तमोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को भारत का 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह निर्णय 4 नवंबर 2024 को पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित किया गया था। ठीक है, इस रिजर्व का कुल क्षेत्रफल यानी 2829.38 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए किधर है,
इसका आंसर ये हो जाएगा डी, गुरु घासीदास तमोर पिघला टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुजरात के गिफ्ट सिटी में यूनिवर्सिटी ऑफ वालोगोंग ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय किस क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करेगी। तो ये करेंट है, देखें गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित ऑस्ट्रेलिया के यूनिवर्सिटी ऑफ वालोगोंग का भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय परिषद नवंबर 2024 में शुरू हुआ, जिसमें इसने वित्तीय प्रौद्योगिकी स्नातकोत्तर विस्तार और वित्तीय प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र जैसे फिनटेक संबंधित कार्यक्रमों को पेश किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 28 नंबर का सी, देखिए वित्तीय प्रौद्योगिकी फिनटेक। ठीक है, तो अब चलते हैं 29 नंबर पे। ठीक है, और ये क्वेश्चन मतलब कि आप लोग जरूर याद करिएगा। ठीक है, रिवीजन कर लीजिए ताकि ये क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा एग्जाम में। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था, बताइए आप लोग। पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर क्या था, ये करंट से क्वेश्चन है। देखिए पेरिस और ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर फ्रीज था, इनके साथ जोड़ा मोटो बोला जाता है उससे। ठीक है, एलोन वी गो फास्टर बट टुगेदर वी गो फर्दर, यानी अकेले हम तेज़ी से जाते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे तक पहुंचते हैं। तो भारत ने 6 पदक जीते थे, यहाँ पे 6 पदक जीते थे, 1 रजत पदक था इसमें, 1 रजत पदक था रजत और 5 कांस्य पदक था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्रीज। याद रखिएगा पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक शुभंकर फ्रीज था, फ्रीज। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसमें देखिए नीरज चोपड़ा जो भाला फेंकते हैं वो रजत पदक लाए थे, और मनु भाकर महिला 10 मीटर एयर पिस्टल पे कांस्य पदक लाए थे। फिर मनु भाकर सरबजोत सिंह दोनों मिलकर के एक कांस्य पदक लाए थे। तो इस प्रकार से 2024 में भारत के पास 6 पदक आए थे। ठीक है, अब चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने UPI के माध्यम से कर भुगतान की अधिकतम सीमा को कितने तक बढ़ा दिया गया है, बताइए आप लोग। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कर भुगतान के UPI सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर देंगे। पहले 1 लाख था, ठीक है 1 लाख था पहले, अब 5 लाख रुपया कर दिया गया है। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन हो जाएगा, 5 लाख। ठीक है, तो सिंपली इसका आंसर हो जाएगा डी, 5 लाख। चलिए अब चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि असम राइफल के महानिदेशक पद का कार्यभार हाल ही में किस अधिकारी ने संभाला है, तो बताइए असम राइफल का कार्यभार किसने, महानिदेशक पद का कार्यभार किसने संभाला। तो देखिए इसका बता देते हैं कि देखिए हाल ही में 1 अगस्त 2024 को लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेरा ने असम राइफल के 22वें महानिदेशक का पदभार संभाला। उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल PC नायर को प्रतिस्थापित किया और इस प्रतिष्ठित पद के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त किए गए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लखेरा, विकास लखेरा, बी। ठीक है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है, बोस्टन टी पार्टी घटना सीधा परिणाम क्या हुआ, अब बताइए बोस्टन टी पार्टी घटना का सीधा परिणाम क्या हुआ था। ब्रिटिश संसद भंग कर दी गई, अमेरिका को तुरंत स्वतंत्रता मिल गई, या फ्रांस ने अमेरिका पर हमला कर दिया, या बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया गया। तो इसका आंसर बताइए। अब 32 का आंसर क्या होगा। देखिए 1773 में बोस्टन टी पार्टी घटना हुआ था, 1773 में। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है, पूछेगा कि बोस्टन टी पार्टी घटना कब हुआ था, तो 1773 में हुआ था। ठीक है, और इस घटना में ब्रिटिश सरकार ने अमेरिकी उपनिवेशों को सबक सिखाने के उद्देश्य से कठोर कदम उठाए, जिनमें प्रमुख था इंटोलेरेट एक्ट। ठीक है, असहनीय कृत्य या क्रेकिव एक्ट से मतलब कि बलपूर्वक कृत्य का लागू किया जाना। इनमें से एक कानून था बोस्टन पोर्ट एक्ट 1774, बोस्टन पोर्ट अधिनियम के, जिसके अंतर्गत बोस्टन बंदरगाह को
तब तक बंद कर दिया गया जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाती। यह प्रतिबंध 13 जून 1774 से प्रभावी हुआ और बोस्टन टी पार्टी में बोस्टन के उपनिवेशवादियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय को समुद्र में फेंक दिया था, क्योंकि वे ब्रिटिश चाय का टी एक्ट 1773 का विरोध कर रहे थे। इसका सीधा उत्तरदायित्व ब्रिटिश सरकार ने बोस्टन पर डाला और बंदरगाह की नाकेबंदी कर दी। तो इसका आंसर हो जाएगा बोस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ी गलत सुमेलित है। ठीक है, तो वर्नाक्यूलर एक्ट फ्रेश एक्ट कब आया था, वर्नाक्यूलर फ्रेश एक्ट 1873, आर्म्स एक्ट 1789, एल्बर्ट बिल 79 है ना, 79 है, और एल्बर्ट बिल 1883 और इंडियन प्रेस एक्ट 1905। बताइए इसमें कौन सा मतलब गलत सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 33 बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेस एक्ट 1905, क्योंकि प्रेस एक्ट 1905 गलत सुमेलित है, क्योंकि इंडियन प्रेस एक्ट वर्ष 1905 में नहीं बल्कि वर्ष 1910 में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये यहाँ पे 1910 हो जाएगा। ठीक है, ये 1905 गलत है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और ये देखिए वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 में आया था, आर्म्स एक्ट 1889 में आया था, एल्बर्ट बिल 1883 में आया था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रॉबस्पियर किस प्रकार की प्रशासन प्रणाली का समर्थन था। बताइए रॉबस्पियर किस प्रकार की शासन प्रणाली का समर्थन था। तो इसका आंसर बताइए। तो देखिए इसका आंसर होगा रॉबस्पियर है जो रॉबस्पियर मूलतः प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का समर्थक था और उसने राजतंत्र तथा साम्राज्यवाद का स्पष्ट रूप से विरोध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रजातंत्र। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौता हुआ था। तो आप लोग बताइए कि 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था, दिल्ली समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था, पूना समझौता हुआ था। तो देखिए लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। ठीक है, और दिल्ली समझौता कब हुआ था बताइए, 1911 में जो दिल्ली दरबार लगा था। ठीक है, और ये गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये 1931 में हुआ था। ठीक है, और ये देखिए पूना समझौता हुआ था बाबा भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के बीच 1932 में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए लखनऊ समझौता। अब होम रूल पर चलते हैं। होम रूल आंदोलन भारत में किसके नेतृत्व में 1915 से 17 के दौरान शुरू किया गया। बताइए कि होम रूल आंदोलन किसके नेतृत्व में किया गया था। तो बताइए महात्मा गांधी, नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह। तो आप लोग बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर होम रूल आंदोलन का शुरुआत किया था भारत में। ठीक है, 1917 में, 1915 से 17 में। तो इसका आंसर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखिए 1915 से 1917 के बीच भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। दो प्रमुख नेताओं ने की थी, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। इस आंदोलन का उद्देश्य था कि ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर भारत को स्वशासन होम रूल दिलाना, जैसा कि उस समय कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ था। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक 1916 में पुणे और महाराष्ट्र में होम रूल लीग की स्थापना किए थे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बाल गंगाधर तिलक कहाँ पे होम रूल की स्थापना किए थे। 1916 में पुणे और महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है, एनी बेसेंट जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की नेता थी, उन्होंने 1916 में मद्रास से होम रूल लीग की शुरुआत की थी। ठीक है, ये मद्रास से किए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था और किसने उसका स्वागत किया था। बताइए वास्को डी गामा भारत में कहाँ पहुँचा था और किसने उसको स्वागत किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। देखिए वास्को डी गामा भारत आने वाला पहला यूरोपीय समुद्री खोजकर्ता था, जो 20 मई 1498 को भारत आया था। वो भी दक्षिण पश्चिम भारत के मलाबार तट पर स्थित कालीकट पहुंचा था। कालीकट मलाबार क्षेत्र का प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो उसका स्वागत वहाँ के स्थानीय शासक
जमोरिन ने किया था, जमोरिन। मालाबार का स्थानीय जमोरिन था, वहाँ पे उन्होंने उसे स्वागत किया था। और मालाबार तट का शक्तिशाली हिंदू शासक था जमोरिन, ठीक है। ये जमोरिन था, बहुत ही शक्तिशाली शासक था। और वास्को डी गामा पुर्तगाल से कैंप ऑफ गुड होप होते हुए भारत तक समुद्री मार्ग खोजा, जिससे भारत और यूरोप के बीच सीधा समुद्री व्यापार मार्ग स्थापित हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जमोरिन। आइए 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित भी है और वो वर्तमान में अभी वो पाकिस्तान में। तो इसमें बताइए, लोथल। लोथल तो गुजरात में, अपना भारत में है। राखेगढ़ी हरियाणा में है, ठीक है। मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। तो ये कालीबंगा हो जाएगा राजस्थान में। तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, देखिए। फांसीवाद की विचारधारा किस देश में और किसके नेतृत्व में लागू हुई, ठीक है। तो बताइए, फांसीवाद की विचारधारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद सबसे पहले इटली में विकसित और लागू की गई थी। और इसके नेता थे बेनिटो मुसोलिनी। उसने 1922 में इटली में सत्ता प्राप्त की थी और फांसीवाद शासन प्रणाली की स्थापना की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, इटली, मुसोलिनी, ठीक है। फांसीवाद के यहीं से स्टार्ट हुआ था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 40वां क्वेश्चन पे। देखिए 40 क्वेश्चन, जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनते हैं? तो बताइए, CO2 और जल बनते हैं, हाइड्रोजन गैस, लवण बनते हैं, ऑक्सीजन और लवण बनते हैं, केवल हाइड्रोजन गैस बनते हैं। बताइए, जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादन क्या बनते हैं? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, जब भी अम्ल किसी धातु से साथ अभिक्रिया करता है तो दो प्रमुख उत्पाद बनते हैं, हाइड्रोजन गैस और धातु लवण, ठीक है। तो यह एक रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया होती है जहां धातु अम्ल में उपस्थित हाइड्रोजन आयनों H+ को स्थापित कर देती है। उदाहरण के लिए देखिए, Zn है प्लस 2HCl, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा ZnCl2 हो जाएगा, Cl2, और यहाँ प्लस H2 हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, क्योंकि Cl में 2 है, ठीक है, और H में 2 है तो नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बनेगा। जहाँ जिंक धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कर देता है। तो यह क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस और लवण, ठीक है, हाइड्रोजन गैस और लवण। तो देखिए 20 क्वेश्चन करवा दिए हैं आज। तो फिर मिलते हैं, मतलब अगले वीडियो में 20 क्वेश्चन करवाएंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही संभावना है क्या आने का, ठीक है, क्योंकि ये खान सर का क्वेश्चन है, 100% आता है, आप लोग को पता ही है, 100% लड़ता है आपको एग्जाम में। तो आप लोग घबराइए नहीं, ये क्वेश्चन जरूर करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।